हेलो न्यूफाइट्स, मेरा नाम है अमित और आप हैं बायो इल्यूमिनेशन में। बच्चों, ये बायो इल्यूमिनेशन की बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी हिंदी मीडियम की क्लास है। आज हम शैवाल में प्रजनन का तीसरा और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं, जो है शैवालों में लैंगिक जनन। तो चलिए बिना किसी शोर शराबे के शांति के साथ आरंभ करते हैं आज की क्लास। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी या शैवालों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो युग्मक कोशिकाएं और उनके केंद्रकों का संलयन होता है, जिनका निर्माण दो जनकों के द्वारा होता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सी इसकी डेफिनेशन है। हम सभी जानते हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में दो जनक होते हैं या दो जनक होते हैं, जिनमें से एक जनक नर युग्मक और दूसरा जनक मादा युग्मकों का निर्माण करता है। यह बात समझना तब और ज़्यादा आसान हो जाती है जब किसी प्रजाति में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, यानी कि उस प्रजाति में नर सदस्य और मादा सदस्य को बाह्य रूप से देख करके समझा जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है कि किसी प्रजाति में कौन नर है और कौन मादा है। और नर युग्मकों का निर्माण करते हैं, जबकि मादा युग्मक या अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। और लैंगिक प्रक्रियाओं के द्वारा या मैथुन जैसे प्रक्रमों के द्वारा फिर ये युग्मक एक दूसरे के समीप आते हैं, इनमें संलयन होता है और संलयन के पश्चात फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से नए जीव विकसित होते हैं। तो ये एक लैंगिक जनन की एक सिंपल सी परिभाषा है। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ देता हूँ। लैंगिक जनन में दो युग्मक कोशिकाओं और उनके केंद्रकों का संलयन या फ्यूजन होता है, जिनका निर्माण दो जनकों के द्वारा होता है। एक नर होगा और एक मादा होगी, अगर उस प्रजाति में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है तो। ऐसे जनकों में लैंगिक द्विरूपता पाए जाने की दशा में एक जनक नर और एक मादा कहलाते हैं और उनके द्वारा निर्मित युग्मक क्रमशः नर युग्मक या शुक्राणु या पुमणु तथा मादा युग्मक या अंडाणु या अंड कोशिका एग सेल्स इंग्लिश में कहलाते हैं। युग्मक एक अगुणित जनक कोशिकाएं होती हैं, जिनके संलयन से जाइगोट का निर्माण होता है। वैसे ये बात मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप इस स्टेटमेंट से भली भांति परिचित हैं, 11th-12th में भी आपने काफ़ी बार पढ़ा है। तो जनरली जो गैमीट्स बनते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? अगुणित या हैप्लॉइड प्रकार के होते हैं। दूसरे शब्दों में हम निषेचित अंडाणु को जाइगोट कहते हैं। निषेचित अंडाणु या फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग या निषेचित अंडाणु का क्या मतलब है? मतलब जब अंड कोशिका से शुक्राणु आकर के संलयित हो जाता है या पुमणु आकर के संलयित हो जाता है, तो या नर युग्मक आकर के संलयित हो जाता है, तो उसके बाद जो अंडाणु है वो फिर द्विगुणित अवस्था में आ जाता है। यहाँ तो n है और यहाँ निषेचन के बाद अंडाणु किस अवस्था में आ जाएगा? द्विगुणित अवस्था में आ जाएगा। मतलब इसमें जो पुमणु है उसका केंद्रक भी यहाँ पर आकर के इससे संलयित हो जाएगा। तो ऐसा फिर ये n + n = 2n हो जाएगा। तो ये जो निषेचित अंडाणु है इस दिशा में, उसी को हम कहेंगे जाइगोट, क्योंकि ये अगुणित युग्मकों के संलयन से बने हैं, इसी वजह से ये द्विगुणित होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं। निषेचित अंडाणु आगे चलकर स्पोरोफाइट या गैमिटोफाइट में विकसित होते हैं। हाँ, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है और ये हमने इससे पहले एल्गी के जीवन चक्रों के प्रकारों में भी इसका अध्ययन कर लिया है। देखिए, एल्गी का जीवन चक्र में अगर मुख्य पादप का स्पोरोफाइट है, अगर मुख्य पादप का स्पोरोफाइट है, तो ऐसी दशा में जो द्विगुणित जाइगोट है वो सीधे समसूत्री विभाजनों के द्वारा स्पोरोफाइट, जो कि स्वयं द्विगुणित है, इसकी रचना कर लेगा, इसका विकास कर लेगा। लेकिन अगर मुख्य पादप का गैमिटोफाइट है या अगुणित है, हैप्लॉइड है, तो ऐसी दशा में जाइगोट में सबसे पहले होगा अर्धसूत्री विभाजन और इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं निर्मित होंगी वो सब होंगी हैप्लॉइड। और फिर ये कोशिकाएं या हैप्लॉइड, जिन्हें
हम जनरली स्पोर्स भी कहते हैं, ये आगे चलकर अंकुरित होंगी और अंकुरित होकर के फिर ये गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगी। तो ये जो जाइगोट है ये आगे चलकर के स्पोरोफाइट का भी निर्माण कर सकता है, आगे चलकर ये गैमेटोफाइट का भी निर्माण कर सकता है। एल्गी के केस में हम शैवालों की बात कर रहे हैं, तो ये निर्भर करता है कि ये किस प्रकार का शैवाल है, इसमें किस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। साइनोफाइसी या नील हरित शैवालों में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि साइनोफाइसी शैवाल असल में प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन वाले शैवाल होते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोकैरियोट्स। देखिए अपनी हैंड राइटिंग के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तेज़ लिखना होता है बोलने के साथ साथ। चलिए कोशिश करता हूँ थोड़ा सा इसको आपके समझने लायक लिख सकूँ आगे से। तो साइनोफाइसी के जो सदस्य होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संगठन के होते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल एक ही प्रकार का विभाजन पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं असूत्री विभाजन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ना तो समसूत्री विभाजन होता है, ना तो इसके अंदर माइटोसिस होता है समसूत्री विभाजन, और ना ही होता है इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन। तो ये दोनों ही प्रकार के विभाजन इसमें नहीं पाए जाते हैं। अब कोई भी जीव लैंगिक जनन कर सके, उसके लिए उसकी पहली शर्त ये होगी कि उसके जीवन काल के किसी न किसी चरण में अर्धसूत्री विभाजन हो, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं है, तो इसमें लैंगिक जनन पाए जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि साइनोफाइसी या नील हरित शैवाल जिसके मेंबर्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के होते हैं, उनमें चूंकि अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है, इसलिए उसमें लैंगिक जनन भी नहीं पाया जाएगा। ओके, तो कोई आपसे अगर पूछ ले कि भाई साइनोफाइसी में क्यों लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको इसका उत्तर जो है अब आपको पता होगा, आप उसको बोल सकेंगे, उसका आंसर दे सकेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट, यूकैरियोटिक शैवाल में क्राइसोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी में लैंगिक जनन दुर्लभ होते हैं। पाया तो जाता है लेकिन बहुत ही रेयर होता है। मेनली ये या तो बीजाणुओं के द्वारा या कायिक प्रजनन के द्वारा जो है ये जनन करता है। पिछले क्लासेस में भी हमने इस पर डिस्कस किया था। शैवालों के शेष वर्गों में यह जनन की एक सामान्य प्रक्रिया है। कौन सी? लैंगिक जनन। ज़्यादातर सभी शेष सभी मतलब साइनोफाइसी में को छोड़ करके, और क्राइसोफाइसी और बेसिलेरोफाइसी में तो खैर दुर्लभ है, बाकी सब में सामान्य है। शैवालों में युग्मक की बाह्य आकारिकी, वैसे यहाँ बाह्य शब्द लिखने का कोई मतलब नहीं है। आकारिकी का मतलब होता है बाह्य संरचना से संबंधित या बाह्य संरचना का अध्ययन। तो युग्मक की आकारिकी, शैवालों में युग्मकों की आकारिकी तथा क्रियात्मकता में विविधता पाई जाती है। उनकी फंक्शनैलिटी में, उनकी फिजियोलॉजी में डिफरेंसेस हो सकता है, जैसे कि कुछ गतिशील हो सकते हैं, उनमें कशाभिकाएँ पाई जाती हैं, या फिर वो अमीबीय गति दर्शा सकते हैं, और कुछ बिल्कुल अगतिशील होंगे। तो इस प्रकार से उनमें आकारिकी और क्रियात्मकता के आधार पर कुछ विविधताएं पाई जाती है। किनमें? शैवालों के युग्म, मतलब विभिन्न विभिन्न सदस्यों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के युग्मक देखे जा सकते हैं। और इसी आधार पर शैवालों में लैंगिक जनन को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला समयुग्मकी लैंगिक जनन या आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है असमयुग्मकी लैंगिक जनन या एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा है विषम युग्मकी या अंड युग्मकी लैंगिक जनन यानी हीट्रोगैमस और ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या समयुग्मकी प्रकार के लैंगिक जनन का। पहला पॉइंट, जब संलयित होने वाले दोनों युग्मक आकारिकी में एक जैसे हो, आकारिकी मतलब जिनकी बाह्य संरचना एक जैसी हो, तथा ये एक ही आमाप मतलब साइज, इनका साइज एक जैसा हो, मतलब बाहर से देखने में भी एक जैसे हो और उनका साइज भी एक जैसा हो, तो ऐसे युग्मक कहलाते हैं समयुग्मक। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं आइसोगैमीट्स। क्या हम कहते हैं इनको? समयुग्मक या आइसोगैमीट्स।
ऐसे युग्मकों का संलयन आइसोगेमी कहलाता है। देखिए इसका कोई प्रॉपर हिंदी वर्ड मुझे मिल नहीं पा रहा था, तो मैंने इसको इंग्लिश में ही लिख दिया है। ऐसा संलयन क्या कहलाता है? आइसोगेमी कहलाता है। और ऐसा प्रजनन जिसमें आइसोगेमी हो या आइसोगैमिट्स की आइसोगेमी हो, उसे हम समयुग्मकी या आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उदाहरण देखें इसका, उदाहरण होगा क्लेमाइडोमोनास यूगैमिटोस। और फियोफाइसी के कुछ सदस्यों में भी समयुग्मकी लैंगिक जनन देखा जाता है। देखिए समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन आप मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का लैंगिक जनन कह सकते हैं, सबसे आदिम प्रकार का लैंगिक जनन कह सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब इवोल्यूशनरी टाइम लाइन में शैवालों में किसी बिंदु पर लैंगिक जनन का विकास हुआ ही था, तो उस समय सबसे पहले प्रकार का लैंगिक जनन समयुग्मकी प्रकार का ही रहा होगा, जिसमें लैंगिक द्विरूपताएं भी नहीं पाई जाती होंगी। यानी कि एक ही प्रजाति के जो शैवाल की प्रजाति के जो सदस्य हैं उसमें नर और मादा में विभेद करना भी मुश्किल रहा होगा। तो ये बहुत ही शुरुआती और या बहुत ही आदिम या बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का लैंगिक जनन है, समयुग्मकी लैंगिक जनन। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये आइसोगैमीट्स हैं, दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, 2 फ्लैजिला इनमें पाई जा रही है, क्रियात्मक रूप से भी समान है लगभग। खैर क्रियात्मक रूप में तो हम अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इनकी आकारकी है या जो आमाप है वो आप देख सकते हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सामान्य समयुग्मक कशाभिकीय और गतिशील प्रकार के होते हैं, कशाभिकीय भी होते हैं, गतिशील होते हैं, लेकिन स्पायरोगायरा और जिग्नीमा में ये अचल अकशाभिकीय होते हैं। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। स्पायरोगायरा और जिग्नीमा में ये अचल होते हैं। युग्मकों का निर्माण चल बीजाणुओं के समान होता है। चल बीजाणुओं का हमने अलैंगिक जनन में हमने चल बीजाणुओं को पढ़ा था। ये चल बीजाणुधानी में इनकी उत्पत्ति होती है। चल बीजाणुधानी वो जनक कोशिकाएं होती हैं जिसके जीव द्रव्य विभाजित होकर के चल बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से युग्मकों का निर्माण भी जिन जनक कोशिकाओं के भीतर होता है, उन जनक कोशिका को हम युग्मकधानी कहते हैं या गैमिटेंजिया कहते हैं, जिसके जीव द्रव्य में विभाजन होते हैं। विभाजन के फलस्वरूप फिर युग्मकों का निर्माण होता है। संलयित होने वाले समयुग्मक हालांकि बाहरी रूप से समान होते हैं, किंतु क्रियात्मक एवं जैव रासायनिक रूप से इनमें अंतर होता है। हम कह सकते हैं कि संलयित होने वाले युग्मक विपरीत प्रभेदों के होते हैं। तो जो संलयित वही युग्मक होंगे परस्पर जो विपरीत प्रभेदों के हो, उनकी बायोकेमिस्ट्री में, उनकी फिजियोलॉजी में डिफरेंसेस हो। यानी कि बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके जेनेटिक्स में डिफरेंसेस हो, उनमें जेनेटिकल डिफरेंसेस हो। तो ऐसी दशा में हम एक को तो प्लस प्रभेद का कह देते हैं और एक को माइनस प्रभेद का होता है, जस्ट डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए ना, अंतर दर्शाने के लिए। बाकी फिर प्लस माइनस का क्या लेना देना, यहाँ पे सिर्फ एक अंतर हो सके उन दोनों युग्मकों में, इसीलिए हम एक को प्लस बोल दे रहे हैं और एक को माइनस बोल दे रहे हैं, और इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरे प्रकार का लैंगिक जनन, जो कि असमयुग्मकी लैंगिक जनन या एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब संलयित होने वाले दोनों विपरीत लिंगी युग्मक आकारिकी एवं आमाप में भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे युग्मक असमयुग्मक कहलाते हैं या एनाइसोगैमीट्स कहलाते हैं इंग्लिश में। इनका संलयन एनाइसोगैमी कहलाता है, और इस प्रकार का लैंगिक जनन असमयुग्मकी लैंगिक जनन या एनाइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक युग्मक इसमें बड़े आकार का है जबकि दूसरा युग्मक इसमें छोटे आकार का है। प्लस प्रभेद के युग्मक जनक कोशिका के जीव द्रव्य में अनेक विभाजनों से निर्मित होते हैं। तो प्लस प्रभेद के युग्मक हम जिनको बोलते हैं वो क्या है कि उनका जो जनक कोशिका मतलब जो उनकी युग्मक धानी है। जनक कोशिका से क्या तात्पर्य हुआ, जो उनकी युग्मक धानी है, और युग्मक धानी के भीतर जो जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य में, जैसे सपोज करिए ये वो जीव द्रव्य है, और उस जीव द्रव्य में फिर अनेकों विभाजन हुए,
और उस बारंबार विभाजन के फलस्वरूप फिर अनेकों अब अनेकों विभाजन होंगे तो फिर अनेकों को जो है वो गैमीट्स बनेंगे, और क्योंकि अनेकों बन रहे हैं और जीव द्रव्य तो लिमिटेड होगा, सीमित होगा, तो इसका मतलब इन सब का आकार कैसा होगा, छोटा छोटा होगा। तो आमाप इनका कैसा होता है, छोटा होता है, संख्या इनकी कैसी होती है, अधिक होती है। और इस प्रकार के प्रभेदों को हम क्या बोलते हैं, प्लस प्रभेद। ये अधिक सक्रिय होते हैं एवं इन्हें नर युग्मकों के समान माना जाता है, मेल गैमेट्स ऑफ कोर्स। बात करते हैं माइनस प्रभेद की, तो माइनस प्रभेद के युग्मक जनक कोशिका के जीव द्रव्य में तुलनात्मक रूप से कम विभाजनों के द्वारा निर्मित होते हैं। जितने विभाजन आपको प्लस प्रभेद में देखने को मिले थे उतने यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे, और चूंकि विभाजन कम हुआ है इसलिए संख्या इनकी कम होगी, और क्योंकि संख्या कम है तो इनका आमाप या इनकी साइज ज़्यादा बड़ी होगी। होपफुली आप समझ गए होंगे कि क्यों प्लस प्रभेद में साइज छोटी हो रही है और क्यों माइनस प्रभेद में साइज बड़ी हो रही है, क्योंकि इसमें विभाजन कम हुआ है जीव द्रव्य का। तो ये कम सक्रिय होते हैं और इन्हें मादा युग्मकों के समान माना जाता है। भाई आप देख सकते हैं एक तो बड़ा युग्मक है और एक यहाँ पर छोटे साइज का युग्मक है। तो छोटा, जैसे कि एक पतला आदमी है तो वो ज़्यादा जो है वो एक्टिव होगा मोटे आदमी की तुलना में। तो ऑब्वियस बात है ना, किसी मोटे आदमी को कोई काम दोगे तो वो धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे चलेगा, मोटा है ना, वजन ज़्यादा होने की वजह से। हालांकि ये एनालॉजी ठीक नहीं है, बट ओके, आप ऐसा भी इसे याद कर सकते हैं, भाई जो बड़ा है वो कम सक्रिय है, जो छोटा है वो अधिक सक्रिय है। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के लैंगिक जनन का, जो कि है हीट्रोगैमस या ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंड युग्म की लैंगिक जनन सबसे विकसित प्रकार का लैंगिक जनन होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशनरी टाइमलाइन में शैवालों में सबसे अंत में जाकर के इस प्रकार का लैंगिक जनन विकसित हुआ है। तो पहले आप कह सकते हैं कि समयुग्मकी प्रकार का, फिर असमयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन, और तीसरे नंबर पे आया अंड युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन। तो सबसे विकसित प्रकार का होगा और सबसे नवीनतम प्रकार का जो लैंगिक जनन है वो अंड युग्मकी या विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन होगा। इस प्रकार के लैंगिक जनन में संलयित होने वाले युग्मकों में अत्यधिक द्विरूपता देखी जाती है। कैसे भाई? तो ऐसे कि इनमें एक युग्मक बड़े आकार का होता है, और जो बड़े आकार का युग्मक है फिर वो अचल होता है। अच्छा, मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आप लिख लेना कि ये कशाभिका विहीन होता है, कशाभिका विहीन होता है। वैसे तो खैर समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें अगर वो पूरी तरह से अचल है तो इसका मतलब उसमें कशाभिका भी नहीं होगी। तो ये कशाभिका विहीन होता है, अचल होता है। इसे हम मादा युग्मक कहते हैं, या फिर हम इसे अंडाणु या अंग्रेजी में हम इसे एग भी कहते हैं। जबकि दूसरा युग्मक ये छोटे आकार का होता है और कशाभिकीय होता है। तो कशाभिकीय होगा तो कैसा होगा, गतिशील होगा, जिसे हम नर युग्मक या पुमणु इंग्लिश में कहेंगे एंथ्रोजॉइड, या इसे शुक्राणु या स्पर्म भी कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, ये एक बार मैं थोड़ा इसे इरेज कर दूं। हाँ, तो जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ छोटे आकार का गतिशील और कशाभिका युक्त मेल गैमीट होगा या नर युग्मक होगा, और मादा युग्मक साइज में बड़ी होगी, इसमें कशाभिका नहीं पाई जाएगी, इसे हम कहेंगे फीमेल गैमीट, ये अचल प्रकार की होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। ऐसे युग्मक अंड युग्मक कहलाते हैं, यानी ऊगैमीट्स कहलाते हैं, और संलयन की यह प्रक्रिया ऊगैमी कहलाती है, और ऐसा जनन अंड युग्म की लैंगिक जनन या ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसके उदाहरण है क्लैमाइडोमोनास, कॉकीफेरा, कारा, वॉल्वोक्स, ईडोगेनियम, वोकेरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया आदि। अब देखिए, लैंगिक जनन से जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। नर युग्मक या पुमणु का निर्माण नर युग्मक धानी, जिसे एंथ्रीडियम कहते हैं,
उसमें जीव द्रव्य के विभाजनों के द्वारा होता है। तो जो नर युग्मक करने वाले शैवाल की प्रजातियां हैं उसमें जो नर थैलस होगा उस नर थैलस में एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। एंथ्रीडियम वो जनक कोशिका मान लीजिए या वो लैंगिक संरचना मान लीजिए जिसमें जीव द्रव्य विभाजित होते हैं और विभाजित होकर के फिर वो अनेकों एंथ्रोजॉइड्स या पुमणुओं का निर्माण करते हैं। जबकि मादा युग्मक या अंडाणु अचल होते हैं और इनका निर्माण मादा युग्मकधानी या अंडधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊगोनिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऊगोनियम। यहाँ पे आप इसकी अंग्रेजी भी लिख लीजिएगा, इसे हम कहते हैं ऊगोनियम। तो ऊगोनियम में इन अंडाणुओं का विकास होता है और वो भी बिना जीव द्रव्य विभाजन के, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो जो संपूर्ण जीव द्रव्य होता है किसी ऊगोनियम का, जब मान लीजिए अगर ये एक ऊगोनियम है तो इनका जो संपूर्ण जीव द्रव्य है वो संपूर्ण जीव द्रव्य यहाँ पर एग के समान व्यवहार करेगा या ये अंडाणु के समान व्यवहार करेगा, इसमें विभाजन नहीं होगा, ध्यान रखना, ये आगे तक चलेगा। जबकि एंथ्रीडियम का जो जीव द्रव्य है वो विभाजित होगा और वो विभाजित होकर पुमणु या एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण करेगा। तो होपफुली आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। प्राय पुमणु एंथ्रीडियम से मुक्त हो जाते हैं। एंथ्रीडियम से मुक्त हो जाते हैं कौन? पुमणु। जबकि अंडाणु अंडधानी में ही बने रहते हैं। तो ये जो एंथ्रीडियम है, पुमणु है या एंथ्रोजॉइड्स हैं, ये अपना थैलस छोड़ देते हैं, है ना, नर थैलस को छोड़ देते हैं, जबकि अंडाणु मादा थैलस में बने रहते हैं, अपने पादप में बने रहते हैं। तो आप तो इसकी तुलना प्राणियों में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देख सकते हैं, जहाँ स्पर्म्स जो हैं वो मेल से रिलीज हो जाते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं, जबकि फीमेल में एग सेल बना रहता है। मतलब ज़्यादातर प्राणियों में ऐसा होता है। वो आप अगर फिशेस और फ्रॉक्स के एग्जांपल ले आएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हाँ, जैसे मानवों में भी इसी प्रकार से होता है। स्पर्म्स जो होते हैं वो मेल बॉडी को छोड़ देता है, मेल बॉडी स्पर्म्स को रिलीज़ कर देती है और मादा में या फीमेल में ओवम बना हुआ रहता है उसके फैलोपियन ट्यूब्स में। तो वहाँ तक जो है फिर स्पर्म पहुँचते हैं, स्पर्म अप्रोच करते हैं एग को या अंडाणुओं को। तो सेम यहाँ पर भी है, पुमणु एंथ्रीडियम से मुक्त हो जाते हैं, फिर जल में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं और फिर जल में तैरते हुए वो जो है वो मादा थैलस के अंडधानी तक पहुँचते हैं या उगोनियम तक पहुँचते हैं और उसके उगोनियम में प्रवेश करके फिर वहाँ पर जो अंडाणु रखा हुआ है उसको निषेचित करते हैं, है ना। आगे चल करके जब हम अलग अलग इंडिविजुअल्स पढ़ेंगे तो वहाँ इसमें डिटेल देखेंगे इसकी। तो ये जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, डायग्राम में यहाँ पर ये एक शैवाल की प्रजाति है जो कि आप देख पा रहे हैं, ये समथैलेसी प्रकार का है, होमोथैलिक प्रकार का होगा बेशक। होमोथैलिक एक ऐसे एल्गी के थैलस को कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के जो हैं वो सेक्सुअल ऑर्गन्स देखने को आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको एंथ्रीडियम भी देखने को मिल रहा है और आपको यहाँ पर उगोनियम भी या अंडदानी भी देखने को मिल रही है। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल होंगे, कुछ एग्जाम्पल तो इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कारा। तो कारा में युग्मक धानियाँ सबसे जटिल प्रकार की होती हैं कारा की, और इन्हें नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। अगर आप में से आप लोगों को अगर कॉलेज में जो टेम्परेरी स्लाइड्स प्रिपरेशन होता है एल्गी का, अगर वो आपको करवाई गई होगी और अगर उसमें आपने कारा की स्लाइड्स बनाई होगी, तो कारा के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सॉरी, जो मेल और फीमेल सेक्सुअल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्यूल्स और ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, तो वो आपने अगर उनकी स्लाइड्स बनाई होगी तो आपने ज़रूर उनको विजुलाइज़ किया होगा। और जो प्लांट थैलस होता है कारा का, उस पर वो ब्लैक ब्लैक डॉट्स के फॉर्म में उनके इंटरनोड्स पर भी देखने को मिलते हैं। अगर आपने नहीं बनाई है तो फिर आपको मेरी बात भी यहाँ पर नहीं समझ में आ रही होगी, आई एम श्योर।
तो चलिए कोई बात नहीं, हम थ्योरी देख लेते हैं, प्रैक्टिकल्स तो फिर वो आपको अपने ही कॉलेजेस में देखना पड़ेगा, उसका अभी हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी मैं कोशिश करूँगा आने वाले वक्त में धीरे धीरे प्रैक्टिकल क्लासेस भी इसमें जोड़ सकूँ। अगर आप कमेंट करके मुझे थोड़ा अप्रिशिएट करें, अगर आप बोले कि हाँ सर प्लीज़ आप प्रैक्टिकल क्लासेस भी ऐड करिए, तो फिर मैं थोड़ा सा और थोड़ा जोश के साथ इसका प्रयास करूँगा कि मैं आने वाले दिनों में प्रैक्टिकल क्लासेस भी जोड़ सकूँ। पर वो तो तब है ना जब आप मुझे कमेंट करेंगे, जो आप करते नहीं हैं। चलिए खैर आगे चलते हैं। कारा में नर एवं मादा युग्मक धानियों को क्रमशः ग्लोब्यूल एवं न्यूक्यूल्स कहते हैं। हाँ, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ग्लोब्यूल्स नर और न्यूक्यूल्स जो है वो मादा युग्मक धानी होती है। अब ये देखिए, ये इसका डायग्राम है कारा का, और अगर आपने प्रैक्टिकल किया है अपने कॉलेज में, तो आपको इस तरीके के जो है कारा के प्लांट ज़रूर दिए गए होंगे। और इसमें इस तरीके से इंटरनोड्स होते हैं, और इंटरनोड्स पर नोड इंटरनोड्स होते हैं, और यहाँ पर आपको ब्लैक 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 डॉट्स नज़र आ जाते होंगे, जिनमें न्यूक्यूल्स और ग्लोब्यूल्स देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। फिर अगर जब आपने इसको स्लाइड पे रखा होगा तो आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो ये एक इंटरनोड पर जो है आपको न्यूक्यूल्स ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, और ग्लोब्यूल्स उसके जस्ट नीचे की तरफ देखने को मिलता है। तो नर और मादा युग्मक धानियाँ ये दोनों ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी कारा में। बात करें रोडोफाइसी के सदस्यों की, तो रोडोफाइसी में नर और मादा युग्मक दोनों ही अचल प्रकार के होते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे पहले भी 2-3 बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि रोडोफाइसी में जो सेक्स सेल्स होते हैं, या जो लैंगिक कोशिकाएं होती हैं, या जो लैंगिक संरचनाएं होती है, वो अचल प्रकार की होती हैं। और रोडोफाइसी की तो जो कायिक कोशिकाएं होती है वो भी अचल प्रकार की होती है। तो रोडोफाइसी में ना तो कायिक अवस्था में कोई कोशिका और ना ही लैंगिक कोशिका, ये दोनों ही प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनमें गति नहीं पाई जाती है किसी भी दशाओं में, या किसी भी मेंबर में रोडोफाइसी के वो गति नहीं पाई जाती। तो पूरी तरीके से ये अचल प्रकार के होते हैं रोडोफाइसी, इनमें कशाभिकाएं नहीं देखने को मिलती है। तो चूँकि ये बाकी सभी वर्गों में इकलौता ऐसा वर्ग है, इसीलिए अपने आप में ये इम्पोर्टेंट बनता है। ध्यान रखेंगे, इसमें नर और मादा दोनों ही युग्मक अचल प्रकार के होते हैं। इनमें नर व मादा युग्मक धानियों को क्रमशः स्पर्मेटेंजिया और कार्पोगोनिया कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे ना, रोडोफाइसी। बाकी को तो हम एंथ्रीडियम और उगोनियम कह के बुलाएंगे, लेकिन रोडोफाइसी में हम इसे स्पर्मेटेंजिया और कार्पोगोनिया कह के हम इसे पुकारेंगे। ये इनके डायग्राम्स हैं। डायग्राम्स बना लेना भाई, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन में। आप डायग्राम बना के आएंगे तो उसका एक अलग ही असर पड़ेगा। एग्जामिनर आपके आंसर्स को भी कई बार चेक नहीं करेगा, लिखित आंसर को, अगर उसको लगेगा कि डायग्राम बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल एप्रोप्रिएट डायग्राम है तो। नहीं, यकीन मानिए ऐसा होता है। तीसरा है, लाल शैवालों और कुछ हरे शैवालों में अंडधानियों में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसको ट्राइकोगाइन कहते हैं। रेड एल्गीज में स्पेशली, और कुछ हरे शैवालों में भी पाई जाती है। यह ट्राइकोगाइन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह नर युग्मकों का एक ग्राही स्थल है। जैसे उच्च विकसित पादपों में वर्तिकाग्र होता है ना, स्टिग्मा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो वर्तिकाग्र पराग कणों का एक ग्राही स्थल होता है। ठीक इसी प्रकार से ट्राइकोगाइन होता है पॉलीसाइफोन रेड एल्गी में, और कुछ ग्रीन एल्गीज के सदस्यों में भी। तो इसमें ये ट्राइकोगाइन नर युग्मकों का ग्राही स्थल होता है। मतलब इस ट्राइकोगाइन की सहायता से नर युग्मकों को कैच किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, या वो इससे आके जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्पोगोनियम की संरचना है, मादा युग्मक धानी लाल शैवालों में, और ये है ट्राइकोगाइन। और इस ट्राइकोगाइन पर आकर के नर युग्मक जुड़ते हैं, या इस स्थल पर आकर वो ठहरते हैं, वहाँ से फिर इन्हें कार्पोगोनिया के अंदर खींच लिया जाता है। अब हम मतलब यहाँ तक वैसे हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जो हैं वो तो खैर कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन होता है
वो और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो शैवालों में निषेचन जलीय माध्यम में होता है, अर्थात निषेचन हेतु जल अनिवार्य है। ये जल की अनिवार्यता बनी रहेगी इनको, है ना। लगभग टेरिडोफाइट्स तक जो है इनकी जल की अनिवार्यता निषेचन के लिए बनी रहेगी। आगे जो उच्च विकसित पादप होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, वहाँ पर जो है वो जल की अनिवार्यता इतनी नहीं रहती, वो खत्म हो जाती। तो आप देखेंगे जो लोअर एनिमल्स होता है उनके साथ भी यही केस होता है ना। जो निम्न वर्गीय जंतु होते हैं या प्राणी होते हैं वहाँ पर भी निषेचन ज़्यादा जलीय माध्यमों में होता है। यहाँ तक कि अगर आप कशेरुकियों में भी देखें तो जैसे मेंढक है या मछली यानी कि फिशेस और जो एम्फीबियंस है उसमें भी जलीय माध्यम आवश्यक होता है निषेचन के लिए। तो पादपों में भी सेम है। तो इनमें भी, और आपको मालूम है एल्गी तो सबसे पहले विकसित होने वाले प्लांट है इस दुनिया के, इस अर्थ के, और इनका विकास फिर कहाँ हुआ है? जल में हुआ है ना। तो बेशक कुछ एल्गी जल से बाहर आ गए हों, पर फिर भी जल के ऊपर उनकी निर्भरता अभी भी बनी हुई है। अगर जल अवेलेबल नहीं होगा तो उनकी प्रजाति जो है वो समाप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, क्योंकि निषेचन के लिए जल का होना ज़रूरी है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट, निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित जाइगोट बनता है। वो तो बनता ही है। जाइगोट कुछ समय के लिए विश्राम अवस्था में बना रहता है और वह इस समय प्रकाश के विपरीत गति करता है। मतलब ये कि जाइगोट बनने के साथ साथ उसमें अंकुरण नहीं होता है, कुछ समय के लिए वो विश्राम अवस्था में रहेगा और प्रकाश से दूर जाएगा। प्रकाश की तरफ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? प्रकाश से दूर जाएगा। कुछ समय पश्चात जाइगोट एक उपयुक्त अधः स्तर से जुड़ जाता है, मतलब वहाँ पे ठहर जाता है, आकर के वहाँ पे रुक जाता है। शैवाल जिनका मुख्य पादप काय या कायिक अवस्था अगुणित होती है उनके जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे हैप्लॉइड पादप काय का निर्माण होता है। ये पॉइंट खैर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो उसको आगे और डिटेल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। शैवाल जिनका मुख्य पादप काय या कायिक अवस्था द्विगुणित होती है, यानी कि स्पोरोफाइट प्रकार का जिनमें होता है, उनके जाइगोट सीधे अंकुरित होकर द्विगुणित पादप काय का निर्माण कर लेते हैं। तो नियोफाइट्स, आज की यह क्लास यही समाप्त होती है और इसके साथ ही साथ हमने एल्गी के प्रजनन वाले टॉपिक को हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। खैर, मैं आपसे यहाँ एक छोटी सी बात ये भी कहना चाहूँगा कि चूँकि ये चैनल मैंने जस्ट दिसंबर में ही स्टार्ट किया है, दिसंबर या नवंबर में, आई थिंक मिड ऑफ नवंबर एंड दिसंबर के आसपास मैंने इसे स्टार्ट किया था, तो ज़्यादा वक्त मुझे मिला नहीं, है ना। आपके सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन अब जस्ट स्टार्ट होने ही वाले हैं और यहीं तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। और लेकिन एग्ज़ामिनेशन से पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आप पर्टिकुलरली किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आने वाले जो यूनिट्स हैं वो फंजाई, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स के भी हैं, तो वो थोड़े से उनमें किसी पॉइंट में हो सकता है आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ हो। अगर आप पर्टिकुलरली कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे वह लिख के बताएं। और आने वाले अब जो वीडियोस होंगे मेरे आपके एग्ज़ामिनेशन तक के, वो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से ही जुड़े हुए होंगे, या आपकी जो क्वेरी होगी या आप जो चाहेंगे मैं उस हिसाब से वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने की जो है कोशिश करूँगा, उनके ऊपर जो है वीडियो लेकर आऊँगा। तो बच्चों, अगर ये टॉपिक आपको सॉरी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। एनीवेज, तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे।